Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover pleading order 6 CPC का है ये और ये टॉपिक है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का और ये हमारा न्यू प्लेलिस्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग, मटेरियल फैक्ट्स एंड अवॉइडेंस ऑफ एविडेंस, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, पर्टिकुलर्स इन स्पेसिफिक केसेस, अमेंडमेंट्स, स्ट्राइकिंग आउट द अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, वेरिफिकेशंस, फेलियर टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स, alternative and inconsistent pleadings, effect of non-compliance with pleadings rule and case law. So let's start our video now. तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में करा है, तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट भी लग रहे हैं अगर ये, तो इसमें इतना ही है और वीडियो भी हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी ये। प्लीडिंग अंडर सीपीसी ऑर्डर 6 के अंडर ये कवर है। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड के 1908 के। प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग में दोनों होते हैं, प्लेंट भी होता है। पहली बात मैं प्लीडिंग का मीनिंग बता देती हूँ। प्लीडिंग में रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो हम कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं एक सिविल केस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ना प्लेंट भी इंक्लूड होता है। अगर हम प्लेंट जो प्लेंटिफ के थ्रू दिया जाता है वो भी प्लीडिंग में ही आता है, और रिटन स्टेटमेंट जो कि प्लेंट के जवाब में डिफेंडेंट की तरफ से दिया जाता है, फाइल किया जाता है, वो भी प्लीडिंग में ही आता है। यानी ये दोनों पेपर्स जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरफ से फाइल होते हैं ये प्लीडिंग के अंदर ही आते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है, सो प्लीडिंग क्या है? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट। नाउ पर्पस ऑफ प्लीडिंग क्लियरली आउटलाइंस द इश्यूज। प्लीडिंग में क्या होना चाहिए? प्लीडिंग का पर्पस क्या है? कोर्ट को क्या मिलेगा प्लीडिंग से? उसमें इश्यूज को आउटलाइन किया जाता है क्लियरली, डिस्प्यूट के जो भी इश्यूज है, और हेल्प करते हैं टू हेल्प द कोर्ट। कोर्ट को हेल्प की जाती है प्लीडिंग के थ्रू कि कोर्ट उन इश्यूज को अंडरस्टैंड करे, केस क्या है इस बात को समझे और एक फेयर ट्रायल को कंडक्ट करे। ठीक है, फोकस इज ऑन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। प्लीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है? फैक्ट को प्रेजेंट करना, जो रेलेवेंट फैक्ट है उनको प्रेजेंट करना, नॉट लीगल आर्ग्यूमेंट और एविडेंस। इसमें कोई लीगल आर्ग्यूमेंट या एविडेंस की जरूरत नहीं होती। जो एक्चुअल केस है, जो स्टोरी है केस की, उसको फैक्ट को प्रेजेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके साथ सही है, किसके साथ गलत हुआ है और क्यों कोर्ट में आए हैं, क्या चीज चाहते हैं, क्या प्रेयर्स है आपकी। ऑलराइट, नाउ रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स अंडर सीपीसी। कोर प्रिंसिपल क्या है? प्लीड फैक्ट नो लॉ। ये कोर प्रिंसिपल है कि आपको फैक्ट्स बताने हैं प्लीडिंग में, लॉ नहीं बताना है, वो बात की चीजें हैं। सो दिस मीन्स that party should present only facts of the case, leaving the interpretation of law to the court. Now, basic fundamental rules of pleading. अब basic fundamental rules क्या है pleading के? Pleading facts not law. ये फर्स्ट यही वाला सेम है कि आपको सिर्फ फैक्ट स्टेट करने हैं। द कोर्ट विल अप्लाई द लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट। कोर्ट ये बात खुद, ये लॉज जो अप्लाई करने हैं कोर्ट खुद अप्लाई कर लेगी फैक्ट को समझते हुए। नाउ मटेरियल फैक्ट, so it is in rule 2 include only the facts that are essential. Material fact में क्या है? वही fact include होंगे जो essential है, material fact यानी important fact. Then exclusion of evidence. Pleading should not include evidence used to prove the fact. Pleading के अंदर कोई evidence नहीं use होगा जिससे fact proof होगा. Then conciseness. Fact must be presented briefly and clearly without omitting important details. Facts को clearly present करना है, transparency एक रखनी है एक, और कोई भी important details नहीं हटानी है. Then particulars of other rules pleading. Rule 4 details in fraud cases. स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए। फ्रॉड केसेस की बात करें हम तो क्या क्या डिटेल्स होगी प्लीडिंग में? स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए सच एज डेट, और मस्ट बी प्रोवाइडेड इन केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जिस दिन हुए हैं वो चीजें, इन सब में ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है, डेट एंड ऑल। मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर ऐसी कोई सिमिलर इश्यूज होते हैं तो। देन आता है कंसिस्टेंसी इन प्लीडिंग। वंस प्लीडिंग आर सबमिटेड, एक बार प्लीडिंग सबमिट हो जाती है, सो चेंजेस आर नॉट परमिटेड अनलेस अमेंडमेंट्स आर मेड। अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। देन कंडीशन प्रेसिडेंट। इफ अ कंडीशन has not been met, it must be specifically mentioned. सो कंडीशन प्रेसिडेंट का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो ये केस फाइल करने में बतानी जरूरी थी और पार्टीज ने उस चीज को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, जो पहले से ही तय थी, लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करना, वो नहीं हुआ है, तो वो चीज भी मेंशन होगी प्लीडिंग में। Then denial of contract. Denial should only relate to the facts of the contract, not its validity. तो अगर आप डिनाइल भी करते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टेट ऑफ माइंड। Allegations like
मैलिस और फ्रॉडलेंट इंटेंट, malicious यानी कि malice means malicious और fraudulent intent can be made without describing all circumstances। अगर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हैं कोई भी ऐसा फ्रॉड वाला malicious इंटेंट के साथ, वो नहीं होना चाहिए। कैन बी मेड विदाउट डिस्क्राइबिंग ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। Now notice, if notice is required, it must be stated but not detailed। अगर notice required है तो उसे state करना होता है but not detailed। इसे detailed में बताने की जरूरत नहीं है। Then implied relations, relationships or agreements inferred from actions don't need detailed description। जो relationship और agreements है उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आप बेसिक उनका डाल भी दोगे, इंपॉर्टेंट जो उनकी चीजें हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक्शन के थ्रू भी इफ यू विल टेल दैट इम्प्लाइड रिलेशन, राइट, सो भी वो भी ओके है ना। ओनस ऑफ प्रूफ, अवॉइड इंक्लूडिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। आप ऐसे फैक्ट्स डालो ही मत अभी प्लीडिंग के अंदर जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आता है किसी पर, ठीक है, ऐसे फैक्ट्स नहीं डालने। Now signing in verification, very important one, ठीक है। So pleading must be signed and verified by the parties or their pleader। तो pleading को sign करना है और verify करना है parties के through और pleader के और their pleader। Address and affidavit, each party's address must be provided। हर एक पार्टी का एड्रेस प्रोवाइड होना चाहिए एंड प्लीडिंग शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीडिंग को एफिडेविट के साथ सपोर्ट करना है। ये तो हम सबको वैसे भी लाइक अब तक हम इंटर्नशिप्स करके आए हैं तो हमें इतनी नॉलेज है। Now, striking out pleading, courts can strike out pleadings that are irrelevant। So, कोर्ट जो है उन प्लीडिंग्स को हटा सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो उन्हें मानेंगे ही नहीं जो इररेलेवेंट होंगे और इंटेंट होगा डिले करने का ट्रायल का, जिनका कि जिनका कुछ नहीं है, फालतू में फंसाना, उनको ट्रायल को और डिले कर देना है। देन अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग की बात करें तो रूल 17 में आता है अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग में कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट्स एट एनी स्टेज। कोर्ट किसी भी स्टेज पे अमेंडमेंट अलाउ करता है टू क्लैरिफाई द इशू, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कोई इशू है उसे क्लैरिफाई करना है तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, किसी को तो जरूरत पड़ेगी वही, ठीक है। उन्हें कुछ चेंज करना है, कोई फैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उन्हें चेंज करना है। इंश्योर करते हैं प्लीडिंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे, यानी कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो आपको कोर्ट पूरा मौका देगी, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, बट आपका वो एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको फैक्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। नाउ रूल 18, फेलियर टू अमेंड, इफ अ पार्टी फेल्स टू अमेंड विद इन द सेट टाइम। आपको एक टाइम दिया जाता है अमेंडमेंट का, अगर पार्टी फेल हो जाती है कि उस टाइम में वो अमेंड नहीं कर पाती है तो वो अपॉर्चुनिटी को लूज कर देंगी टू अमेंड अनलेस द कोर्ट परमिट्स इट। अगर कोर्ट ही परमिट करती है कि नहीं चलो टाइम, जो रीजन आपने दिया उसके अकॉर्डिंग हम आपको दोबारा टाइम दे रहे हैं, आप फिर दोबारा से अमेंड कर सकते हो तो ठीक है। बट अगर कोर्ट को आपका रीजनेबल जो आपका टाइम ये जो मिस करने का था अपॉर्चुनिटी वो रीजनेबल नहीं लगता है तो कोर्ट मना कर देगी, आपका अपॉर्चुनिटी गया अमेंड करने का, नाउ यू कैन नॉट। नाउ द कंक्लूजन, प्लीडिंग नैरो डाउन इश्यूज, प्लीडिंग में इश्यूज आते हैं, ठीक है। इनेबल अ मोर फोकस फेयर ट्रायल, जिससे लाइक फैक्ट्स आते हैं, मेन फैक्ट्स, ठीक है, जिससे फेयर ट्रायल हो पाए, ठीक है। रूल्स एंश्योर द केस इज प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट नॉट लॉ। ये रूल्स जो प्लीडिंग के बनाए गए हैं इससे ये इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चलती है हमें कि फैक्ट शो करा जाए, लॉ नहीं, लॉ कोर्ट अपने आप अप्लाई करेंगी फैक्ट सुनकर। अमेंडमेंट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अमेंडमेंट्स क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कोई चेंज करना है, अगर आपको किसी फैक्ट में जो चीज आपकी हेल्प कर सकती है आगे चल के आपको इस केस में फेयर ट्रायल के अंदर भी और जिताने में भी, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट जस्टिस पे बिलीव करता है। अगर आपको जस्टिस अचीव करना है तो यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ अमेंडमेंट। नाउ वील कम टू द केस लॉ। ओके, सो फैक्ट ऑफ द केस लॉ हम समझते, देखो इस केस लॉ को जब मैंने ढूंढा था तो मुझे इसका नाम नहीं मिला था, ट्रस्ट मी, और मेरे को कुछ था कंफ्यूजन भी नाम को लेके जब मैंने ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, बट मैं गलत कुछ नहीं डालना चाहती थी पीपीटी में, सो दैट्स व्हाई ये केस जो था इसी नाम से था, सेक्शन 10 ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1980, तो मैंने एज इट इज डाल दिया, बट ये केस मुझे अच्छा लगा, अप्रोप्रिएट लगा इस स्लाइड के लिए, इस वीडियो के लिए, तो मैंने इसे यूज किया है। So the application under Section 10 of the Guardian and Wards Act 1980 requires detailed information। इस application के अंदर ना detailed information चाहिए होती है किसी minor की, जैसे एग्जाम्पल है नेम, एज, रेसिडेंस, ऐसा कुछ, ठीक है।
द प्रपोज्ड गार्डियन एंड रिलेटेड सर्कमस्टांसेस। अब मैं गार्डियन एक्ट आपको नहीं समझाऊंगी बिकॉज वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ दैट, तो हम प्लीडिंग पे ही रहेंगे। तो इफ द एप्लीकेशन, हियर वी आर, इफ द एप्लीकेशन इज नॉट फ्रॉम द कलेक्टर, अगर वो एप्लीकेशन कलेक्टर के थ्रू नहीं आई है तो वो ना कंप्लाई करेगी प्रोसीजरल रूल्स प्लीडिंग के, यानी अगर वो कलेक्टर के थ्रू नहीं आया एप्लीकेशन तो जो प्लीडिंग के रूल्स होते हैं ना वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे, उसके थ्रू फिर आना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को, अंडर द सिविल कोड सीपीसी 1908। तो अब जजमेंट की बात करते हैं पहले और फिर इसमें साथ में ये भी बात करेंगे कि ये केस रिलेवेंट क्यों था प्लीडिंग के अकॉर्डिंग। सो प्लीडिंग्स का रोल क्या था इस केस में? Pleadings यानी formal statement of fact in case under order 6 of CPC ensure all essential facts are presently clearly। तो अगर वो किसी कलेक्टर के थ्रू नहीं आई है तो इसमें जो प्लीडिंग के रूल है उसमें क्या है कि जो भी आप वो फैक्ट दे रहे हैं वो क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए। दिस अलाउज द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फुल्ली बिफोर डिसाइडिंग ऑन द गार्डियनशिप। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन, ये सब जजमेंट के अंदर भी है। सो द रूल्स रिक्वायर द एप्लीकेशन टू बी वेरीफाइड, जो रूल्स है वो रिक्वायर करता है एप्लीकेशन, वो रिक्वायरमेंट एक्चुअली कि एप्लीकेशन वेरीफाई होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, कंफर्मिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट स्टेटेड, ताकि कंफर्म हो सके वट एवर इट इज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन इट इज करेक्ट। This builds the foundation for judicial decision making. Now, relevance क्या है? The detailed requirement under section 10 align with the pleading principles। जो कि detailed requirement है ना section 10 की, वो किसके साथ align कर रही है? pleading के principles के साथ align कर रही है और provide करती है clarity ताकि कोई confusion ना हो, and ensure करती है transparency sensitive matters में, जैसे कि guardianship का matter हुआ। ठीक है, तो सेक्शन 10 के अंदर जो चीज अलाइन कर रही है वो प्लीडिंग के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन कर रही है, आपको प्लीडिंग के प्रिंसिपल्स पे चल के ही अपनी एप्लीकेशन को आगे ले जाना पड़ेगा, इट इज इम्पोर्टेंट। सो प्लीडिंग मैटर क्यों करती है, इधर मैं एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। एक्यूरेट प्लीडिंग प्रिवेंट्स द डिस्प्यूट ओवर फैक्ट। प्लीडिंग एक्यूरेट होगी, सही प्रिंसिपल्स पे होगी, तो जो फैक्ट के अंदर डिस्प्यूट्स है और जो भी चीजें रखी जा रही है वो क्लियर होंगी। Streamline the process and ensure the court consider all the relevant factors about minor guardian while protecting the minor's best interest। तो कोर्ट बेटर डिसीजन ले सकती है, फेयर ट्रायल हो सकता है, और जो माइनर के और इस केस में स्पेशली जो माइनर के बेस्ट उनके हित के लिए जो डिसीजन हो सकता है कोर्ट वो ले सकती है अगर प्लीडिंग सही तरीके से की गई हो तो की टेक अवे लेते हैं इस केस से। प्लीडिंग इन द केस इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द गार्डियनशिप एप्लीकेशन। अगर प्लीडिंग सही तरीके से नहीं हुई तो गार्डियनशिप की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी, वो करेक्ट फॉर्म नहीं होगा एक। एंड द कोर्ट रिलाइज ऑन द फैक्ट स्टेटेड इन द एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट द माइनर्स बेस्ट इंटरेस्ट। और ऑफकोर्स जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन पे रिलाई करेगी टू नो द इस मुद्दे को बेटर जानने में, राइट। सो द प्रॉपर adherence of pleading rule under the CPC helps streamline the process and ensure fairness for all the parties involved। तो ये मैं वैसी सारी चीजें क्लियर कर चुकी है, आई होप ये समझ आया होगा। और रही बात इस केस की, तो मेरे ख्याल से अगर आप सेक्शन 10 गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट लिखेंगे और साथ में इसके रेलेवेंस भी बताएंगे प्लीडिंग मैटर में क्यों है, तो एग्जाम में भी ये रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नाउ दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट है या कुछ भी है हम उसे जरूर कंसिडर करेंगे, और कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।